कंट्रोल और रेगुलेटेड यूज़ इन चीज़ों का करते हैं तो उनका पर्पस जो है वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो कोई ऐसे लोगों के हाथ में लग जाए जो कि इसका मिसयूज़ करेंगे या कुछ नशे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ जो है वो इलीगल हो जाती है। बेसिकली ये रॉ मटेरियल है ओपियम, दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर मैनी मेडिसिनल पर्पज, जिसके अंदर जो मेजर उसका यूज़ है वो है एज अ पेन किलर, एनाल्जेसिक जो इतनी मेडिसिन बनती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड में और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर इसका मेडिसिनल यूज़ होता है। पाकिस्तान बनने से पहले गाज़ियाबाद के अंदर इंडिया में सबसे पहले जो प्रोडक्शन फैसिलिटी बनी थी जहाँ से ओपियम जो है वो प्रोड्यूस होती थी, अगरचे उसका ज़्यादा जो साइट थी वो मेडिसिनल के साथ साथ एक कमर्शियल पर्पस था उस वक्त तो वो एक बहरहाल कॉलोनियल रिक्वायरमेंट थी उस वक्त बनती थी और वो चाइना में जाती थी। और आपने चाइना की जो है वो ओपियम वॉर के बारे में सुना होगा। नाइनटीन सेंचुरी में ये जंगें बरतानिया और चीन के दरमियान लड़ी गईं और वजह अफ्यून बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी ताजिर हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लगाकर ओपियम तैयार करते और फिर इसे चीन को स्मगल किया जाता। इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए चीनी बाशिंदों को अफ्यून के नशे पर लगाया गया। चीनी हुकूमत ने जब इस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की तो जंगें हुई। इन्हीं को ओपियम वॉर्स कहा जाता है। हिंदुस्तान में बनी फैक्ट्रियां इन जंगों के बाद भी काम करती रहीं, लेकिन अब इनमें वो ओपियम तैयार होती थी जो अद्वियात में इस्तेमाल होती है। जो यूएन कन्वेंशन है 61 का, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। उसके अंदर जितने भी नारकोटिक्स और कंट्रोल सब्सटेंस हैं तकरीबन कोई 275-76 के करीब हैं। वो सारे के सारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिर्फ इशू होता है, वो इंडिविजुअल नहीं ले सकता। ये ट्रे जो आप देख रहे हैं, इन ट्रेज के अंदर जो रॉ ओपियम आती थी उसकी सॉर्टिंग करते थे पहले, जैसे वो उस पिक्चर के अंदर हो रही है। हाँ जी, उस पिक्चर के अंदर हो रही है। उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग करते थे, उसकी सॉर्टिंग करते थे। हमारा जो लॉ है जिसके मुताबिक हम ये काम करेंगे उसमें गुड ओपियम और बैड ओपियम की क्लासिफिकेशन है। गुड ओपियम वो उसको कहते हैं जो रिफाइंड ओपियम होती है, और बैड ओपियम वो होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो बैड ओपियम है उसको निकाल के जो नेट जो क्लीन ओपियम बनती है वो निकाल के फिर उसका आगे जो भी यूजेज होगा, या उसको पाउडर बनाएंगे या उसकी टैबलेट्स बनाएंगे। कैंसर के मरीज़ों का जब भी हम इलाज करते हैं जिसमें हम सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो वो लाजमी उसके साथ हमें जब भी पेशेंट पेन के साथ आता है हमें उसके लिए पेन मेडिसिन देनी पड़ती हैं। हम पेशेंट को सबसे पहले एनसेड्स देते हैं, जिसमें मशहूर दो दवाई है, पैरास्टामोल होगी, आइबुप्रोफेन होगी। जब पेन बढ़ती है पेशेंट की तो जाहिर बात हम इनकी डोजेज नहीं बढ़ा सकते। स्टेप 2 में ये होता है कि आप एनसेड्स को यूज़ करें, लेकिन इसके साथ आप वीक ओपियाइड यूज़ कर सकते हैं। वीक ओपियाइड्स में कुछ हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अगर इससे भी पेन ना ठीक हो तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसमें जो क्रॉनिक पेन के साथ आते हैं पेशेंट। और मोस्टली कैंसर पेशेंट होते हैं वो 3rd लेटर पे बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी जल्दी चले जाते हैं। अब 3rd में हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो बचती हैं वो बचती हैं मॉर्फिन की, स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स की बेसिकली। अगर ये फैक्ट्रीज दोबारा से आ जाती है तो इसके काफ़ी फ़वायद हो। एक तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एक आती है एज ए इंस्टीट्यूशन, मैं सोचता हूँ कि इंटरप्टेड सप्लाईज बहुत ज़्यादा है। तो हम जब एक मरीज़ को शुरू करते हैं दवाई, तो कुछ अर्से बाद पता लगता है वो दवाई ख़त्म हो गई है या कुछ इंपोर्ट प्रोसेस पे मसला आ गया है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस वक्त देखूँ
तो हम तकरीबन जो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का एक डाटा ये बताता है कि 2020 में तकरीबन 100 टन के करीब मॉर्फिन जो है इंपोर्ट की गई है। अगर ये खुल जाए तो ऑब्वियसली हमें वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप बात कर रहे हैं वो किसी दौर में हम टैबलेट्स बनाते थे, तो टैबलेट्स का मिसयूज़ होता था, बहुत सारे लोग ले जाते थे टैबलेट्स और वो अपने आप को एडिक्ट क्लेम करते थे अपने यूज़ के लिए और फिर वो आगे इधर उधर लोगों को देने की कोशिश। तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह इस दफ़ा कंट्रोल करेंगे।